आज़ादी का अमृत महोत्सव समिति और एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जो विश्व मानवाधिकार दिवस पर आयोजित है, आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा आज के इस कार्यक्रम का मानवाधिकार समस्याएं और चुनौतियां, मुद्दे और चुनौतियां हैं। इस विषय पर हमारे बीच हमारे ही कॉलेज के प्रोफेसर है। स्वागत है, अभिनंदन है। और सर और प्रिंसिपल सर के साथ मैं आप सबका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। मित्रों, आप जानते हैं कि आज विश्व मानवाधिकार दिवस है और आज ही के दिन 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र जारी किया था और सन 1950 से 10 दिसंबर सन 1950 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये दुनिया को गुजारिश की कि आज के दिन को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाए। मानवाधिकार कितनी महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में, दुनिया में इसका क्या महत्व है, और अगर समाज विषमतापूर्ण बना रहता है, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होती हैं, तो फिर मानवाधिकार के क्या पोजीशन होते हैं, क्या स्थितियां रहती हैं, उन सब से हम रूबरू हैं। और ऐसे में इस दौर में, इस विश्व जगत में इस विषय पर बातचीत करना और होना एक जरूरी बातचीत है। इस जरूरी बातचीत में फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर, विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर, कुछ शब्द हम लोगों से साझा करें। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अरविंद जी। आज के इस वेबिनार में हमारे अपने ही स्पीकर, हमारे वक्ता प्रोफेसर इंद्र मोहन झा जी, अरविंद जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, श्री दीपांकर जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कमेटी के कन्वीनर हैं, डॉक्टर अवनीश प्रताप सिंह एनएसएस कन्वीनर, सहयोगी मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो विश्व मानवाधिकार दिवस की सबको बधाई और शुभकामना। और उसके बाद मैं कॉलेज के ही मंच पर अपने मित्र और सहयोगी और इस वेबिनार के हमारे वक्ता प्रोफेसर इंद्र मोहन झा जी का स्वागत करता हूं। और आज ही बल्कि बड़ी फौरी तौर पर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने सहमति प्रदान की कि मैं इस पर बच्चों से और अपने सहयोगियों से विचार साझा करूंगा। तो इसके लिए उनका धन्यवाद भी। ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड चैलेंजेस विषय पर जो मानवाधिकार को लेकर जो समस्याएं हैं और जो चुनौतियां हैं, जो वस्तु स्थिति है, उस पर वो बातचीत करेंगे। और मुझे लगता है कि मानवाधिकार को समझना सबके लिए जरूरी है। खास करके समाज में मानवाधिकार के जो कानून हैं वो लाए इसलिए गए थे कि कहीं भी किसी तरह की एट्रोसिटीज या किसी तरह का दमन या किसी तरह का आप कहें कि बलात् कोई काम न किया जाए, किसी के अधिकारों का हनन न किया जाए। और कई ऐसे वाकयात हम लोग देखते हैं, कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। उसमें कई सारी बातें हैं, कई सारी इसके लिए परिस्थितियां कारक होती हैं, और वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण इस तरह से कानूनन तौर पे चीजें की जाती हैं जिससे मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और मानवाधिकार बाधित होता है। ये सारी बातें हैं और हम सबको, मुझे लगता है कि विश्व के हर नागरिक को मानवाधिकार क्या है और मानवाधिकार के कौन से संगठन हैं जो इसको लेकर के सक्रिय हैं, क्या क्या विश्व के सामने समस्याएं हैं और क्या चुनौतियां हैं, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है और इस पर सबको समझना चाहिए। तो मैं आप सबका स्वागत, और मैं आयोजकों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी सलाह को माना और त्वरित
बिल्कुल 4-5 घंटे में इस कार्यक्रम के रूपरेखा बना करके इसको अंजाम दिया है। इसके लिए सबको बधाई। धन्यवाद। अरविंद जी। मित्रों, सर इससे पहले कि सर का वक्तव्य शुरू हो, मैं संक्षेप में सर का परिचय देना चाहूंगा, प्रोफेसर इंद्रमोहन झा सर का। वैसे तो सर कॉलेज के मंच पर किसी तरह के परिचय के विरोध में रहते हैं, लेकिन मैं उसी शैली में थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों से परिचय कराऊंगा। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक सर प्रोफेसर इंद्रमोहन झा सर जेएनयू से एमए, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। सर की विशेषज्ञता ह्यूमन राइट, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस और गांधीवाद में रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी आप विशेषज्ञता रखते हैं। सर की विशेषज्ञता का क्षेत्र है और लगातार इस पर लिखते पढ़ते रहे हैं। सर की अब तक 2 पुस्तकें आ चुकी हैं और 15 से अधिक शोध आलेख अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 30 पुस्तकों का की अब तक सर समीक्षा कर चुके हैं, जो विभिन्न राजनीतिक समसामयिक मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं से जुड़ी हुई पुस्तकें रही हैं। गांधीवाद पर सर अलग से अपना व्यू रखते हैं, अपना विचार रखते हैं और इसके लिए राजनीतिक जो विद्वानों का दायरा है, उसमें सर का अलग से सम्मान किया जाता है। राजनीतिक मसलों में सर विशेष दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते, समझते और उस पर विचार करते हैं और मानवाधिकार पर भी सर का विशेष काम है और सर ने 2 प्रोजेक्ट भी किए हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट भी अलग से किए हैं अदर देन पीएचडी। तो इस रूप में सर इस विषय के लिए सबसे मुफीद व्यक्तित्व हैं, जिनका इंटरनेशनल रिलेशन से लेके संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके गांधीवाद से लेके मानववाद से लेके तमाम विषयों पर काम करने का अनुभव है। तो आग्रह करूंगा खराब करते मैं सर से आग्रह करूंगा कि आज के विषय मानवाधिकार समस्याएं और चुनौतियां पर। हेलो अरविंद। जी सर, हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो। पूरी तरह से। हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद अरविंद जी। माननीय प्राचार्य महोदय, साथियों, आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व मानवाधिकार दिवस मना रहा है और अभी 2 दिन से, कल और आज, अमेरिका के शुरू करने पर डेमोक्रेसी समिट भी हो रहा है। इस कारण से भी आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है और मानवाधिकार एवं प्रजातंत्र दोनों कह सकते हैं बहुत अर्थों में पर्यायवाची हैं। हम लोग भी इस शाम जो है ह्यूमन राइट्स पर चर्चा कर रहे हैं। शाम हो रही है, अंधेरा छा रहा है, लेकिन फिर कल उजाला होगा, सवेरा होगा। मानवाधिकार के दृष्टिकोण से अगर हम इसे शायराना अंदाज में देखें तो वो किसी शायर ने जो कहा है कि यही जुनू मेरा, यही ख्वाब मेरा है, चराग जला दूं वहां जहां अंधेरा है। आई वुड से ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन and following resolutions, declarations, institutionalizations of several initiatives under the aegis of the United Nations, which began in 1945, is a sort of attempt at the universal level to eradicate the darkness, death, and destruction humanity suffered all through its history due to war, due to poverty, due to indignant inequality, and so on and so forth. Before I go into history, let me clarify what is
what is meant by human rights? Ordinarily, we confuse between rights, fundamental rights, and human rights. And those more historically and spiritually oriented, particularly these days in our part of the world, people trace human rights in Vedas, Puranas, Gitas, Ashokan edicts, and then, of course, in recent times, we go to Magna Carta, 1215, then American Declaration of Rights, 1777, 6, then French Revolution, and thereafter so on and so forth. However, we must guard against this historical fallacy, which leads us to confuse the very concept of human rights. No doubt, at every point of time, in every society, certain people had rights. In middle of the path, we have the great American Declaration, Bill of Rights, French Revolution. But we should also remember that those who made the Constitution of United States of America, celebrating its freedom, larger number of those were slave owners. Now, here comes the problem. If there emerged human rights, they were also human beings, then whatever their rights. We should not confuse with the past. No doubt, some inspiration, some semblance of certain ideas existed in those declarations, orders, even Ashokan edicts or Cyrus Cylinder, 5th century BC. These rights or such ideas were there. However, human rights, as we understand today, is qualitatively different and seminally significant as it has been incorporated in the Charter of the United Nations. And if you look at the Charter of the United Nations, after peace and security, the most recurrent term in the Charter is human rights. Now, the question arises that the UN Charter was a document in a series of peace agreements and future days management that has happened in Europe even before. That is League of Nations. Before that, the post-Napoleonic War, several agreements took place in Europe. But after every agreement, actually, let me put it this way, Europe was a land in perpetual conflict. Like the French and the Britons fought 116 years regular war, 1337 to 1453. That is called 100 Years War. Then you have 30 Years War. Then you have Napoleonic Wars. Then you have 2 World Wars.
After every war, there used to take place an agreement for peace. But given the fallacies of those agreements, those peace initiatives used to lapse into war. So, before the First World War, there was a serious thought given into the fact that we try for peace, but again we get war. So, what is the solution for peace? How we can have permanent peace, or in Kantian terms, perpetual peace? Kant himself had the answer. One was republicanism, another was universal rights, which got converted in the United Nations as human rights. Here again, it's interesting. When the first draft of United Nations was prepared, there was no mention of human rights as one of the purposes of United Nations. However, 4 years back, US President Roosevelt in American Congress, 6 January 1941, talked about 4 freedoms. And his argument was, if you want to have a permanent peace in the world, there must be 4 freedoms universally. And those freedoms were freedom of speech and expression, freedom of every person to worship God in his own way, freedom from want, and freedom from fear. This is 6 January 1941, American President Roosevelt. That took place in April to June 1945. It was Indian leader of the Indian delegation, A.R. Mudaliar. He was chairman of the Economic, Social, Cultural and Economic Committee, and he moved 3 amendments. And one of them, which was accepted, was that human rights be made one of the purposes of the United Nations if United Nations believes in a world to evolve as an international organization to save the humanity from the scourge of the war. What Mudaliar said on 29th April 1945 is very instructive, and therefore I read for your consideration. He said, when we are all thinking of security, of armed forces which will prevent aggression, we are likely to forget the basic fact, the cause which leads to aggression. This is an aspect to which my country attaches the very greatest importance. There is one great reality which must be remembered by all of us. And what is that reality? The dignity of common man, the fundamental human rights of all beings all over the world. So, we as Indians take pride to believe that it is a contribution of India, because Indian tradition, if it celebrated the divinity of self, that self always got accentuated at the universal level. And therefore we find that everything individual has a cosmic correlation in Indian tradition. I am not being archaic
but I'm speaking this from purely a spiritual, rational, and intellectual point of view. Therefore, I cite one example. You look into any war, you look into any conflict, whether a street fight to world wars, at the root of all those conflicts, clashes, and violence lie violation of human right, actual or feared. Therefore, the prime objective of enshrining human rights as one of the purposes to be promoted by United Nations emerged as a major goal of this. This was the historical background. Now, as I told you initially, that there is a fundamental difference between rights, fundamental rights, and human rights. Rights and fundamental rights are different in different countries, depending upon the choice, requirements of those who govern the society. This, and therefore we find in every country you have differences even in rights and fundamental rights. Even in India, before 1978, property was a fundamental right. Right to property was a fundamental right. Today, it is an ordinary right. So, rights and fundamental rights may differ, but the beauty, the charm, the significance of human rights, that it does not change, it is universal. For the significant definition of human right, we must remember. What is that definition? Human rights, according to Encyclopedia Human Rights are entitlements due to every man, woman, and child because they are humane. So, you see, even in our constitution and in other constitution, even fundamental rights are with certain conditions. Here, you don't have any condition. If there is any condition at all, it applies equally on everybody, and it is only one condition, that is, you should only be a human being. And everybody is a human being, and therefore it applies equally to everyone, and a condition which applies equally on everybody is not a restraint, is not a restraining conditionality, rather it has promotive value. That is most significant about this human right. Now, United Nations gave utmost significance to this idea of human rights. And therefore, the first commission, which was constituted in 1946, was human rights. And then related to that, immediately thereafter, was subcommission, and thereafter immediately it was converted into full-fledged commission, that was Commission on the Status of Women. And this Human Rights Commission was headed by a widow of American president, late American President Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt was a very charismatic social activist, great diplomat, and a lady who had enormous concern for humanitarian values. And she was so enthusiastic that many members of the committee would say that in the process of making of the charter, under the pressure of Madam Roosevelt, our own human rights
of leisure is being violated, because she would always ask people, she would tirelessly work to complete the job as fast as possible. So ultimately, on 10th December 1948, it was passed, and therefore we celebrated Human Rights Day. And if it is not my unstatesmanship, I also celebrate this day as my wife's birthday. You know, so I was a bit more busy on that front than thinking of human rights. So this human right, when it was proposed to vote in General Assembly, no country opposed. No country opposed. But 8 countries abstained from voting. 8 countries. Which were those countries? 6 communists of Soviet bloc, that is Soviet Union, Ukraine, Belarus, Czechoslovakia, Poland, and things like that, Hungary. You know, those countries opposed that. 2 more countries, South Africa and Saudi Arabia. They did not, they abstained from vote, neither oppose nor support. Now, you see the difference. Who were not enthusiastic about this human right? Those countries were, one, communists due to authoritarianism, and of course, their idea that all these human rights being Western propaganda, and then of course, Wahhabi Islamic Saudi Arabia, and practitioner of apartheid, that is South Africa. So they opposed, they challenged the universality, they emphasized the duty, and a number of issues. I cannot go into detail. After that, there was an agreement. It was asked in General Assembly itself on that very day that these universal declaration and these rights are in a form of noble impulses and declaration. It should have the formation of a treaty. So finally, in 1966, there emerged 2 covenants, 1 optional protocol. 2 covenants, that is the treaty, civil and covenants, 1, civil and political rights, and covenant on social, cultural, economic, social, and cultural rights. And then 1 protocol to the civil and political rights. Now, those countries who signed the first optional protocol to civil and political rights, the people of that country will have right directly to approach United Nations Commission on Human Rights or the rapporteurs individually if their rights have been violated, they were not redressed by police or judiciary in that country. On the hearing of it, on the face of it, it looks very simplistic. Oh my God, so what is so great about it? But it's very great because in international institutions and international law, individual does not have recognition. The unit of international organization is a nation state. So, by doing this, individual to United Nations direct appeal if their rights are violated brings the preamble of United Nations to life. And what is that preamble of United Nations? Again, it is remarkable. The first and the foremost international organizations which for the first time in history
makes a declaration something like in our constitutions, we the people of India. Therefore, first international charter, constitution, it begins to read like this: we the people of United Nations. And a government, an institution which pleases by its people sovereignty, celebrates the goodness and greatness of ordinary people. That is at the heart of a true civilized, successful democracy. So, UN Charter is an attempt to establish true democracy at the global level. It has, secondly, over a period of time, the domain of human rights have expanded gradually. First, second, fourth generation rights. And when I used to teach in class, students would ask, what are human rights? So once I thought, why to count so many? Then I evolved a formula. I would say that anything that contributes to well-being of human being are human rights. Right to life, liberty, pleasure, leisure, marriage, nationality, even to enjoy an environment in which you can enjoy your human right. That also is a human right. And then even right to development. And then over a period of time, the ambit further increases. Like in 1993, Second International Conference on Human Rights, it tried to expand the areas of human rights, like the relation between development, democracy, and human rights, because this was 1993, because in mid-80s, there emerged a new challenge. And it was said, given the experiences of certain countries, the practices of human rights means if a country has to develop economically, then people must not have human rights. So this was examined. Then earlier you had only women's right, women's commission. Now focus shifted on girl child, environment, disabled people, indigenous people. So whole range of issues. And world over, whatever you see good happening on the part of the government, there is tremendous pressure from international community that every government must follow this, whether it is signatory or not. Like European Union, in trade, it has human right is an important issue. Even in United States, in major countries, they will not accept our carpets or bangles because there were reports that was by exploitation of child labor. Then lots of improvement in women's condition. And what we see even in our country, Human Rights Commission, critics would say it is toothless. Certainly it is toothless given certain challenges, because after all, it is a governmental body. It's not a free body, but it has contributed enormously in different walks of life. That I see
growing consciousness of girl student in my class itself, that now girls are more concerned, just in 20-25 years, more concerned about their career, their empowerment, and their enlightenment, not to be domesticated like slave. So then we have in every university, we have human right education directly or indirectly. So it has created a condition of concern about rights of people among among marginalized section of the society, because human right ultimately talks about human dignity, equality, and freedom. Like the preamble of the Universal Declaration talks like this: recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. So, if you want to have peace, if you want to have happiness and development, then there must be human right. Not only that, now globally there is a realization that a country whose people have better human right index, their economic, cultural, and social fulfillments are there, those countries sustain their economic development. Like you have so-called Asian tigers in Southeast Asia, but very bad human rights conditions. China, emerging economically and militarily very powerful, but what people talk about China or erstwhile Soviet Union? There is no democracy, there is no human right, and therefore crisis is fermenting subterranean, and ultimately it will explode. It exploded in Soviet Union, and it can happen anytime in China. As opposed to that, you look at India. When India became independent, India has the rarest of the rare distinction. I am emphasizing, we had the worst communal Holocaust following partition. We had worse poverty, illiteracy, malnutrition. Yet our leaders made everyone equal, at least politically. One man, one vote, universal franchise. Nowhere it has happened. Even the great American and European democracies, women, blacks, slaves, even in the mid of the 20th century, they were not equal. So what you see, from that poverty and weakness, we have marched ahead, and we are marching ahead further as an emerging power, despite a number of challenges that India faces. So human rights are very significant for development. However, like most of the ideal of human right often remains a slogan. I preach others to follow human right, not to violate human right, but I don't practice it when it comes to my national interest. And every country does it. You see, Americans would always lecture the world about democracy and freedom, liberty, but United States has worse record as signatory to human rights declarations resolutions, even worse than Pakistan.
that United States befriended worst of dictators and criminals in human history, from Idi Amin to Pol Pot to American generals and the worst criminality that we find among the Sheikdoms in the Islamic world. They are friends to United States because it is pure economic interest, geopolitical strategic interest, national interest. Not only that, on the same page in the newspaper, where you have a news about democracy summit, 11 people were burnt alive in Myanmar, and most of the so-called attendants lecturing on democracy are friendly with Myanmar, given their economic interest, including our India. So the problem of ideal and practice of ideal, we find serious dichotomy. And therefore, and then you have n number of problems, like you have difference of perception, like in our part of the world, we call it, in 1993 itself there was a problem. So Asian countries convened a summit in Bangkok, and they said Asian values. They would say, oh, all these rights or emphasis on right is a Western propaganda and ploy. We in the East or Asians believe in duty, not individual but community. You know, so so convertibility of rights and duty, this is another problem. But I must tell you, those these days who confuse between rights and duty are against both. Fact of the matter is, if I have my rights, I can have my duty. If I perform my duty, I can have my rights. So there is a dialectical link between the two. They are convertible, and therefore it cannot be, divided into two. But if you ask me today that what are the challenges, the most significant challenge today is, which has been posed by globalization, its economy, culture, caused by social media. It has created a global economy where, on the one hand, few have a life what is called the orgy of opulence. On the other hand, teeming billions suffered worse indignity. We saw during pandemic, forget about oxygen and all hospital. Many of our compatriots did not have even a dignified funeral, and their bodies were floating in rivers. So when such filthy inequality exists in the world, how you can have rights? Because to enjoy your rights, there must be certain environment. When there is unprecedented corruption, nexus between the rulers of different hues or ruling elite, how there can be human rights? When we have a social media which has blocked our thought process, the worse that social media has done, we have given up thinking and reasoning. And a society or a world which is not capable of thinking, which is not capable of
reasoning, can have freedom, can have rights. Rightly, American President Biden said in his inaugural speech, democracy does not happen in a day. It has to be renewed by every generation. And without that, there cannot be difference between a jungle and a civilized society. Therefore, I would say that whether you go by Gita or Cyrus Cylinder or by Gandhi, for enjoyment of universal human right at universal level, man must behave like human being. Otherwise, you are a brute, you are a beast. And in a society that is bestial, there cannot be human right. And what Gandhi says, what distinguishes the man from the brute is his conscious striving to realize the spirit within, to realize the spirit within. And what are rights? Rights are those conditions without which you cannot realize your best of potential. In this, you apply both together, and then you will find what Gandhi would say, realize the spirit within. And what that realization is, that realization teaches us identification of an individual with universal self. That is the spiritual unity of mankind. What in India we say, Vasudhaiva Kutumbakam, a family. And we cannot violate a family if I am a true believer in family. Therefore, from self to the larger self, human right is a communion in its present context. However, I must tell you, these great values, put them all together, we call democracy. A society where human rights are practiced, we call a democratic society. But democracy is wrongly interpreted as one man, one vote. That is the narrowest formation of political democracy. Democracy, in a strict sense of term, is individual and social. How I behave individually, in my family, in my society, where I work, this is an ethos. Human rights or democratic values to be pursued at the larger level, we must remain conscious. Because despite all challenges and limitations, it has contributed enormously. And I must tell you, whatever commissions and protections of marginalized section we find in our society is a contribution of this very UN Human Rights Declaration, Universal Declaration. We had 1993 Human Rights Commission established in India. 1993 International Conference. Thereafter, Commission on Human Rights Commissioner, a number of things have been done. So despite challenges and limitations, whatever freedom, whatever hope we have that there is something which can protect me from the atrocities and arrogance of society and the state, that is the major contribution. And ultimately, I would like to conclude with what Tagore's prayer was, that human right is
an attempt to create a world what in his prayer Tagore envisaged or envisioned, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Therefore, this awakening to the heaven of freedom is the ultimate goal of human life that every thinker, philosopher talked about. Marxism and communism are wrongly interpreted as proletarian paradise. Even Karl Marx's goal of communism was to create a kingdom of freedom. Gandhi celebrated freedom from self. Gita says so. Every religious scripture or moral ethics talk about that. For that, we need to have a participatory socialism, or we ordinary people, we the people in the street, in the schools and colleges and bus and metros must share a common life, come together to deliberate, debate and discuss our common good. But n number of things hinder us, created walls when we cannot discuss even in our family. And that is the worst threat to human life. Because when you stop to think, to reason, then calamity is bound to engulf us. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मानवाधिकार दिवस पर मानवाधिकार मुद्दे और चुनौतियां विषय को लेकर आपने व्यापक दायरे में विस्तृत व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने मानवाधिकार को संयुक्त राष्ट्र चार्टर से पीछे ले जाकर, जो पिछले 100 सालों से युद्ध का माहौल दुनिया में बना हुआ था, और यहाँ तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी जो शीत युद्ध वगैरह का दौर चला, उन सभी संदर्भों में मानवाधिकारों के प्रवक्ताओं, लड़ने वालों, तथाकथित लड़ने वालों और तथाकथित मानवाधिकार के प्रवक्ताओं और उनके द्वारा दुनिया में वास्तव में किए गए कार्यों और अपकार्यों, दोनों संदर्भों में इस विषय को हमें देखना और देखा और दिखाया। साथ ही आपने व्यावहारिक अर्थों में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी करने के बाद और 10 दिसंबर 1950 से मानवाधिकार दिवस मनाए जाने की कड़ी में आपने मानवाधिकार संबंधी जो व्यावहारिक परेशानियां हैं उसकी तरफ भी इशारा किया, और फिजिकली मानवाधिकार को लेकर कानून क्या करता है, राजनीति क्या करती है, हमारी तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं क्या करती हैं, इस संदर्भ में आपने बहुत ही विस्तार से अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि आपने मानवाधिकार का दायरा बहुत ही एक काव्यात्मक तरीके से सामने रखा। मुझे हफीज जौनपुरी की 2 पंक्तियां याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा है कि आदमी हर हाल में हमदर्द हो, आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरह। आपने कहा कि जब आपके स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये मानवाधिकार क्या है, कितने प्रकार हैं, ये है वो है, तो आपने कहा कि मैं इसे इस दायरे में उन्हें बताता हूँ। इस तरह से अगर मानवाधिकार को देखो तो बात सही समझ में आएगी। इतने व्यापक अर्थों में मानवाधिकार को समझाया, बताया, उसकी जो पॉलिटिकल प्रैक्टिकलिटी है और परिस्थिति जन्य चुनौतियां हैं, और साथ में उसके प्रति हम जिस तरह से अवेयर हो सकते हैं, हमारी तरफ से जो कोशिश हो सकती है। कहा जाता है कि लोकतंत्र की पहली पाठशाला परिवार को होना चाहिए। आपने बहुत सही कहा अंत में कि मानवाधिकार की भी पहली पाठशाला परिवार को होना चाहिए। अगर हम परिवार में डिस्कस नहीं कर सकते मानवाधिकार पर,
अगर हम परिवार और परिवार से संबंधित जो हमारा सामाजिक दायरा है, जो बहुत शुरुआती और छोटा सा सामाजिक दायरा हमारा होता है, उसमें मानवाधिकार कहाँ तक हम जीते हैं, मानवाधिकार को महत्व देते हैं और उससे संबंधित जागरूकता को तवज्जो देते हैं, जब तक इतना संभव नहीं होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार के जो शोरगुल मचते रहते हैं और जो हवाई बातें होती रहती है और एक उपदेशक की तरह हर कोई आता है, मानवाधिकार पर भाषण देकर चला जाता है, इन सारी बातों की कोई सार्थकता नहीं रहेगी। आपका सर बहुत बहुत आभार। अगर आप दें 5 मिनट तो मैं अपने सभी प्रतिभागी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनसे 1-2 प्रश्न आमंत्रित कर सकता हूं, अगर आप मौका देंगे तो। मुझे अच्छा लगेगा अगर कोई पूछे तो। जी। तो मित्रों, सर अभी 5-10 मिनट और हमारे साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। आप में से किसी के मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो सर के दिए वक्तव्य के संदर्भ में और मानवाधिकार के संदर्भ में, किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, या यहाँ तक कि आप टिप्पणी के रूप में कोई प्रश्न रखना चाहते हो, तो आप सबका स्वागत है, प्लीज। मैं विकास दास से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन चुनौतियों के संदर्भ में सर ने बातें कही हैं, उस संदर्भ में कोई अगर टिप्पणी या प्रश्न करना चाहेंगे तो अच्छा रहेगा। विकास दा। अरविंद सर, जी। आईएम सर के सामने आप मुझे टिप्पणी करने के लिए कह रहे हैं, तो ये मेरी गुस्ताखी होगी कि इतने नहीं। बेहतरीन व्याख्यान के बाद और इतने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों से परिपूर्ण जो पूरा सर का व्याख्यान रहा है, लेक्चर रहा है, उसके के ऊपर और या उसके बाद कोई टिप्पणी की जाए। हाँ, लेकिन जरूर सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर कि आपने बहुत विस्तृत रूप में और एक जिसको कहें कि ना केवल फिलोसॉफिकल और थ्योरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी आपने ह्यूमन राइट्स के अप्रोच को हम सबके सामने रखा है। मेरा कंसर्न केवल ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा ही जटिल तरीके से रहता है और प्रश्न भी उसके संदर्भ में बड़े जटिल ही रहते हैं। खासकर जब हम प्रश्न ये रखते हैं कि मानवाधिकार की बात कौन बोल सकता है और कौन कर सकता है। ये हमेशा एक आक्षेप और आरोप के तौर पर भी मानवाधिकारकर्ताओं पर या जो मानवाधिकार की बात करते हैं उनके ऊपर लगता है कि वो खुद लोकतांत्रिक हैं। ये कई बार बड़ा ही सटल एक तरीके से आक्षेप होता है। संभवतः हो सकता है कि हर इंसान अपने आप में लोकतांत्रिक ना हो, लेकिन क्या उसके लोकतंत्र के सवाल पूछने के अधिकार कम हो जाते हैं? मतलब ये बड़े दुधारी तलवार है कि ये कहना कि कौन कितना आदमी मानवाधिकार का घर में परिवार में आचरण करता है और क्या वो मानवाधिकार के संदर्भ में बात कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये प्रश्न बड़ा जटिल हो जाता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब मैं सिर्फ इस डिबेट को ओपन करने के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा था, जो बातें आई कि राज्य की क्या भूमिका होगी मानवाधिकार के संदर्भ में, नागरिक की क्या भूमिका होगी मानवाधिकार के संदर्भ में, और इन सब के विपरीत, इन सबसे अलग जो कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसमें मैं नागरिकों को बाहर कर रहा हूं, जो कई तरीके से जो स्टेट को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर मानवाधिकारों का किस तरीके से के ऊपर प्रश्न उनके ऊपर करें। क्योंकि आज के संदर्भ में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हम मानव अधिकार के रूप में किसको देखें, कौन बोले कौन ना बोले, ये एक बड़े विचित्र सी बात है। क्योंकि मैं चारों तरफ देखता हूं तो कई बार मुझे लगता है कि मानव अधिकार के एक्सट्रीम वायलेशन है अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस कंट्रीज, और फिर भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और साइमल्टेनियसली कई बार ये लगता है कि क्या मैं बोलूं या बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, क्या बोलना उचित होगा या नहीं होगा। कई तरीके की उलझने रहती हैं, क्योंकि मानव अधिकार इतना विस्तृत, जैसे सर ने बताया
कि अपने आप में इतना एक विस्तृत आयाम है, डायमेंशन है, कॉन्सेप्ट है कि अपने अंदर सब चीजों को समाहित कर लेता है। जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, स्टेट बाउंड्री, सॉवरेनिटी, नेशन स्टेट, citizenship, democracy, right, justice, equality, liberty. Each and every concept has been imbibed under the concept of human right. So ऐसा कोई चीज बचता ही नहीं, और जिसको कि सर ने बहुत बखूबी बिल ऑफ राइट से लेकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई सर कि आपने इतने अच्छे तरीके से आज के दिन को सफल बनाया, शाम को सफल बनाया, शाम को सफल बनाया। बस धन्यवाद। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। 2-3 पंक्ति में मैं इसको, अब आपने शाम कह दिया, मतलब सारे लोग हड़बड़ी में हैं। और देखिए, जब हम ये जितने हम ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी जितने हैं वैल्यूज हैं, तो हर चीज में आइडियल टाइप है। आइडियल टाइप का मतलब है वन साइडेड एक्सेंचुएशन कहते, आदर्श, मतलब उसको प्राप्त करने का जहां तक हो सके प्रयास करें। जब मैंने कहा कि हम व्यक्तिगत तौर पे, परिवार में, समाज में डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% हम हैं कि नहीं। लेकिन मान लीजिए कहीं हम डेमोक्रेटिक नहीं हैं, लेकिन इससे मैं ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी के बारे में बात न करूं, ये अधिकार मुझसे छीनता नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। भाई नहीं कर रहा है, लेकिन कम से कम बात तो कर रहा है, उसको ये तो है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये बेयरेस्ट मिनिमम जो है ये। दूसरी बात कि पहले जो है, जो शुरुआती लॉ और लिबर्टी वाला है, राइट्स और स्टेट्स का है, तो ओरिजिनली राइट्स जो है स्टेट के अपोजिट माना जाता था, वर्सेस। लेकिन आज बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो स्टेट सपोर्ट के बिना इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है, चाहे वो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, खास करके कमजोर वर्गों का। अब इंडिविजुअल क्या करे? इंडिविजुअल, जैसा मैंने कहा कि थिंकिंग और कॉन्शियसनेस, फिर बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप वाली बात आपने की, और दुधारी तलवार ये सही है। ह्यूमन राइट का उपयोग बहुत देश जो है, एक को पनिश करने में और एक को प्रेज करने में, सेम कंडीशन। अपना देश भारत जिया को ह्यूमन राइट के नाम पे गाली देगा, लेकिन जियाउर रहमान ने जब डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दी, तो इंदिरा गांधी ने उनको कंग्रेचुलेटरी लेटर भेजा, और मैंने पोल पॉट, इदी अमीन का दिया। तो ये डिफरेंस होता है, जिसको दूर करना, जिस तरह के समाज और स्टेट में हम हैं, ये कठिन काम है। लेकिन अगर पब्लिक विजिलेंट है, उस इशू पे पब्लिक में यूनिटी है, तो बहुत हद तक समस्या का समाधान होता है, आपके ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होगा। मैं एक कंट्रोवर्शियल उदाहरण दे रहा हूं, जैसे ये किसान वाला। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार गलत थी या किसान सही थे, आई एम नॉट मेकिंग अ वैल्यू जजमेंट। मान लीजिए किसानों के जो डिमांड थे वो सही थे, तो साल भर इतनी समस्या में जूझते हुए बच्चे, बूढ़े, औरतें एकजुट होकर के लड़े, तो सफलता मिली, सरकार को झुकना पड़ा। तो सरकार चाहे कितनी मजबूत हो, जनता कॉन्शियसली, यूनाइटेडली अगर काम करती है, तो उस देश में ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होगा। तो ये इंडिविजुअल और सिचुएशनल अंतर होता है, और ये आइडियल स्थिति हमेशा नहीं हो। उसके लिए समय समय पे बदलाव होता है, 10 तरह की बातें होती हैं, बड़े बड़े महापुरुष पैदा होते हैं, लेकिन कम से कम हम लोग अभी इतनी बात किए हैं, तो मानसिक तौर पर एक जागरूकता बनती है। यही मैं समझता हूं बेयरेस्ट मिनिमल हमारा अचीवमेंट है। इसको हम जितना फैलाएं, हमारा समाज उतना खुशहाल होगा। मैं यही समझता हूं।
धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। अभी हिंदी ऑनर्स प्रथम वर्ष की एक स्टूडेंट हैं गुंजन शर्मा जी शायद वो पूछना चाहती है। गुंजन, आप अपना माइक अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज की प्रथम वर्ष में हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ मैं। मेरा नाम गुंजन है। हाँ आपका बताइए। सेशन अटेंड करके बड़ा ही आनंद आया सर। एक प्रश्न है मेरे मन में आपके लिए। हाँ बताइए। प्रश्न है कि आज जब सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हानि और लाभ की संस्कृति का शिकार हो चुकी हैं, ऐसे में सर व्यापक अर्थों में मानवाधिकार का सवाल कितना महत्वपूर्ण रह जाता है? ये देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। जब संस्थाएं अपना काम नहीं करती हैं तो अधिकार के लिए लोगों को लड़ना पड़ता है, और ये लड़ने का अधिकार, अपने अधिकार के लिए, ये भी हमारा मानवाधिकार है। तो जब संस्थाएं कमजोर हों, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जब PIL की शुरुआत हुई तो किसी ने कहा कि भाई ये कोर्ट तो बड़ा एक्टिविस्ट हो गया है। कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, हम तो इसीलिए एक्टिव हैं कि आप इनएक्टिव हो गए। भाई अगर दिल्ली सरकार या देश की सरकार पॉल्यूशन पे कंट्रोल करती तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये सब क्यों बोलती? समझे आप? या आपको ये बता दूं मैं, दिल्ली के रिहायशी इलाके से 80 के दशक में एक PIL के तहत जितने कल कारखाने थे उनको हटावाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया वो सबसे बड़ा ह्यूमन राइट के आधार पर, और वो था राइट टू लाइफ। सबसे पहला अधिकार तो जिंदगी का है। तो कोर्ट ने ये प्ली लिया कि आपकी फैक्ट्री से जो इस तरह से पॉल्यूशन फैल रहा है, लोगों की जिंदगी को खतरा हो रहा है, इट इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू राइट एंड देयरफॉर यू गेट लॉस्ट। यहां से आप अलग हो जाइए, और सरकार को करना पड़ा। तो खास करके जब संस्थाएं, सरकारें अपनी ड्यूटी नहीं करती हैं, तब इंडिविजुअल को अपने राइट के लिए यूनाइटेड होना हो। लेकिन उसमें सफलता आएगी जब आपको व्यक्तिगत या सामाजिक या आर्थिक धार्मिक संकीर्णता से उठकर बड़ी एकता बनाएंगे। इसीलिए इन हालातों में और सबसे अधिक जरूरत है ह्यूमन राइट की। यस। बहुत बहुत आभार सर। और किसी मित्र ने कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया अपना प्रश्न या अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। मैं अपने फैकल्टी मेंबर अमित सिंह जी कुछ टिप्पणी कर रहे थे मैसेज में। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई प्रश्न उनके मन में उमड़ घुमड़ रहा हो तो रखें सामने। मैं वो उनसे मैं बात कर लूंगा, उनको परेशान न करें, वो व्यस्त व्यक्ति आदमी हैं। और किसी मित्र के मन में कोई जिज्ञासा हो तो स्वागत है, प्लीज। घनश्याम ठाकुर हाथ उठाए हुए हैं। हाँ घनश्याम ठाकुर, एक मिनट सर, मैं देखता हूँ। हिंदी ऑनर्स अरुण जी, घनश्याम ठाकुर को जरा अनम्यूट कीजिएगा। घनश्याम, अपना माइक अनम्यूट करें। घनश्याम जी प्लीज अनम्यूट। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए घनश्याम जी। सर मेरा प्रश्न है, अगर किसी मुजरिम को अपराधी की सजा सुनाई जाती है तो उस समय मानव अधिकार की क्या प्रतिक्रिया होगी? मानव अधिकार ये नहीं कहता है जो क्राइम करे उसको सजा नहीं मिले। मानव अधिकार कहता है जो क्राइम करे उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सजा जो है उसके क्राइम के अनुसार होना चाहिए और सही होना चाहिए, फंसाना नहीं चाहिए। लेकिन क्रिमिनल मस्ट बी पनिश्ड। ह्यूमन राइट का कोई ऐसा एग्रीमेंट, रिजोल्यूशन, डिक्लेरेशन नहीं है जो कहता है कि क्रिमिनल को
सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, 10 तरह की बातें होती हैं कि गलत फंसाया गया है, तो ये सब दूसरी बातें हैं, वो दूसरा एरिया है, लेकिन इसको ह्यूमन राइट से कुछ लेना देना नहीं। ह्यूमन राइट ये नहीं कहता है किसी भी डिक्लेरेशन में, किसी भी प्रस्ताव में, कि जो गलत करे उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स ऑल। बहुत बहुत आभार सर आपके विस्तृत व्याख्यान के बाद। वैसे किसी प्रश्न और जिज्ञासा की विशेष जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न आने से और भी व्याख्यान को विस्तार मिला और हमें और बहुत सारी जानकारियां भी मिली। और आपकी चर्चा थोड़ी ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजक भी होती है, इसलिए उसे लंबा सुनना और भी अच्छा लगता है। तो इतने विस्तृत व्याख्यान के लिए, आज के विषय पर इतने विस्तृत और रोचक व्याख्यान के लिए IQSSL आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज तथा आज़ादी का अमृत महोत्सव समिति और NSS की तरफ से आपका आज के इस व्याख्यान के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी मित्र, फैकल्टी मेंबर जो आज के दिन शाम के समय इस कार्यक्रम में शामिल हैं और शिरकत कर रहे हैं और अभी तक मौजूद हैं, उन सबका भी हृदय से आभार। वे सभी विद्यार्थी जो क्लास के बाद लगातार क्लास होती है उनकी आफ्टरनून में, और उसके बाद फिर से इस कार्यक्रम में शामिल हैं और सर के व्याख्यान को, ज्ञानवर्धक व्याख्यान को उन्होंने सुना, इसके लिए अपने सभी विद्यार्थियों छात्रों का भी हृदय से आभार। और खासकर अपनी टेक्निकल टीम जो रविंद्र पंत जी के नेतृत्व में भी काम कर रही है, उनका भी हृदय से आभार। आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, रहने के लिए विशेष आभार। खासकर अपने प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर का, जो कि आनंद फानंद में सर ने आज इस कार्यक्रम को रखा और कहा कि मानवाधिकार दिवस है और इस विषय पर एक कार्यक्रम होना चाहिए, और हमारा कार्यक्रम हुआ। इसके लिए प्रिंसिपल सर का भी सबकी तरफ से, अपने सभी श्रोताओं की तरफ से भी हृदय आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे लगता है का यहाँ अंत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुनः धन्यवाद।